अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं पेपर एक्सप्लेन करूँगा निबोश का, जो कि 8 फ़ेब को अभी रिसेंटली हुआ है। तो इस पेपर में सिनेरियो क्या था वो भी हम रीड करेंगे। फिर मैं एंड पे क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा, जो इस पेपर में क्वेश्चन आए थे उनके आंसर मैं आपको बताऊँगा। सो जो 8 फ़ेब को पेपर हुआ है उसका सबसे पहले हम सिनेरियो रीड करते हैं। तो जब भी सिनेरियो रीड करते हैं तो हमने सबसे पहले सिनेरियो का कल्चर असेस करना होता है कि सिनेरियो के मुताबिक कंपनी का जो कल्चर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो हमने पॉइंट नोट करने हैं। सो पॉजिटिव कल्चर का मतलब क्या है कि कंपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रही है। नेगेटिव कल्चर का मतलब क्या है, कंपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। जिस तरह कंपनी में इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो किस में आएंगी, नेगेटिव कल्चर में। और पॉजिटिव में कंपनी में जिस तरह एक्सीडेंट नहीं हो रहे, कंपनी कमिटमेंट शो कर रही है सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, कंपनी अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रही है, फर्स्ट एडर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, इंसिडेंट को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस तरह की चीज़ें किस में आएंगी, पॉजिटिव कल्चर में आएंगी। अभी हम सिनेरियो रीड करेंगे और साथ साथ कल्चर को असेस करेंगे। सिनेरियो क्या है हमारे पास, यू आर हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र। हम वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हैं फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी का नाम क्या है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है। उसमें हम एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र काम कर रहे हैं। दैट एम्प्लॉयज़ 150 वर्कर्स एंड मैनेज बाय बोर्ड ऑफ 6 डायरेक्टर, जिसमें 150 लोग काम करते हैं और 6 डायरेक्टर्स हैं। ये किसकी इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी ने हमें हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र बनाया हुआ है। ये किसकी इंडिकेशन है, पॉजिटिव कल्चर की। और वहाँ पे उन्होंने 6 डायरेक्टर्स रखे हुए हैं सेफ्टी मैनेज करने के लिए। ये किसकी इंडिकेशन है, पॉजिटिव कल्चर की। ये साथ साथ आपने चीज़ें नोट करनी है। Recently, you have been assigned to coordinate the project team responsible for implementing a behavioral safety audit program. कंपनी ने बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम करवाना है, ठीक है, लोगों का बिहेवियर जज करने के लिए कि इनका बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके लिए कंपनी ने हमें कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसकी कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली हमने करनी है। जो प्रोजेक्ट टीम है जो बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट कर रही है उसको हमने कोऑर्डिनेट करना है। ये किसकी इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करवा रही है और हमें उन्होंने ड्यूटी असाइन कर दी है कि हमने कोऑर्डिनेट करना है। फिर द डायरेक्टर्स आर कमिटेड टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। जो डायरेक्टर हैं वो फुली कमिटेड हैं कि ये जो हम बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करवा रहे हैं ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, एज इट इज़ वन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ईयर। ये कंपनी का गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने साल में एक दफ़ा लाजमी ये बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करवाना है। जब भी हम सेफ्टी को मैनेज करते हैं सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, कि हमने अचीव क्या करना है। ये एक कंपनी का एक गोल है कि हमने बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाना है। ये किसकी इंडिकेशन है, पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट किए हुए हैं और डायरेक्टर फुली कमिटेड है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर द BSA प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग कंसल्टेशन विद ऑल वर्कर्स। BSA प्रोग्राम जो था बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट का वो इम्प्लीमेंट किया गया फॉलोइंग कंसल्टेशन विद ऑल वर्कर्स, और जो कंपनी के वर्कर्स थे उनके साथ कंसल्ट किया गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे मशवरा लिया गया। तो ये किसकी इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी अपने वर्कर्स के साथ कंसल्ट कर रही है। फिर ईच BSA behavioral safety audit involves a trained volunteer observer who watches worker including contractors carrying out a task in their department। फिर जो बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट हो रहा है उसमें ट्रेंड वॉलंटियर ऑब्जर्वर हैं। ट्रेंड वॉलंटियर ऑब्जर्वर, इनका काम क्या है, लोगों को देखना, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह कंट्रैक्टर्स होते हैं साइट पे जो काम कर रहे होते हैं, या दूसरे जो लोग हैं उनको जज करना, उनको असेस करना कि इनका बिहेवियर कैसा है। ये किसकी इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी ने ट्रेंड वॉलंटियर ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हुए हैं लोगों को मॉनिटर करने के लिए। फिर दी ऑब्जर्वर लुक्स फॉर बोथ सेफ एंड अनसेफ बिहेवियर। जो ऑब्जर्वर हैं कंपनी में वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, सेफ बिहेवियर देख रहे हैं, अनसेफ बिहेवियर देख रहे हैं। मीन्स के लोगों का बिहेवियर कैसा है, क्या वो सेफली काम कर रहे हैं या अनसेफली
काम कर रहे हैं, एज वेल एज नोटिंग दी जनरल वर्क प्लेस कंडीशन एट द टाइम, और साथ साथ वो वर्क प्लेस की जो कंडीशन है उसको भी वो असेस कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है। देर इज फॉलो अप कन्वर्सेशन बिटवीन वर्कर एंड ऑब्जर्वर यूजली इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वेशन लेता है, इंस्पेक्शन के बाद जो वर्कर हैं और ऑब्जर्वर हैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, जिन जो चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा है, वर्कर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान एक फॉलो अप कन्वर्सेशन बातचीत होती है जिसमें वो जो ऑब्जर्वर है वो बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। इन दिस कन्वर्सेशन ऑब्जर्वर गिव प्रेजेस टू वर्कर्स ऑन ऑब्जर्व से बिहेवियर। और इस मीटिंग में, इस बातचीत में जो ऑब्जर्वर है वो अगर असेस करता है कि लोगों का बिहेवियर बिल्कुल सेफ है, तो लोगों की वो क्या करता है? तारीफ करता है, उनकी तारीफ करता है। एज वेल एज कंसीडर वर्बल फीडबैक ऑन अनसेफ बिहेवियर। अगर लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो वर्बल फीडबैक देता है लोगों को कि ये चीज़ें आप ठीक नहीं कर रहे, इसको आपने ठीक करना है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप अनसेफली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि ऑब्जर्वर जो है वो अगर ऑब्जर्व करता है कि लोगों का बिहेवियर सेफ है तो लोगों की तारीफ कर रहा है, अगर अनसेफ बिहेवियर है फिर भी लोगों को बता रहा है कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। फिर यू आर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ 10 ऑब्जर्वर्स एक्टिविटीज। ठीक है, जो कंपनी है उसने हमें कहा है कि जो ऑब्जर्वर हैं, 10 ऑब्जर्वर जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, तो उसकी कोऑर्डिनेशन हमने करनी है। हम एज अ सेफ्टी एडवाइज़र काम कर रहे हैं और हमने ऑब्जर्वर्स को भी कोऑर्डिनेट करना है। The observers use a checklist of critical behaviors that were identified from studying past accident and incident in the organization। जो ऑब्जर्वर है वो क्या यूज कर रहा है? चेक लिस्ट, लोगों का बिहेवियर असेस करने के लिए। चेक लिस्ट सिंपल होती है, उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं जिसका हमने यस या नो में आंसर करना होता है। ये बेसिकली जब भी हम ऑडिट करते हैं उसके लिए चेक लिस्ट यूज होती है। ठीक है, तो कंपनी में चेक लिस्ट वगैरह यूज हो रही थी, वो हमें पता चला है प्रीवियस एक्सीडेंट जो हुए थे या इंसिडेंट हुए थे उनको रीड करते हुए हमें पता चला है कि जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने चेक लिस्ट जो है ना वो यूज की है क्रिटिकल बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर द चेकलिस्ट इज यूज्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट व्हेन कैरिंग आउट डेली बीएसए। डेली बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करते हुए कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब ने चेक लिस्ट यूज की है। ये किसकी इंडिकेशन है? पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि ऑडिट करने के लिए चेक लिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एज कोऑर्डिनेटर, हम वहां पे कोऑर्डिनेटर हैं। यू कलेक्ट द कंप्लीटेड चेकलिस्ट, collate and evaluate data and conduct weekly feedback meetings with nominated workers in each department। एज अ कोऑर्डिनेटर हमने वो जितनी भी चेक लिस्ट हैं जो ऑब्जर्वर ने फिल की हैं उनको हमने कलेक्ट किया है, फिर जो चेक लिस्ट में डाटा है उसको हमने एवेलुएट किया है और हमने वीकली फीडबैक मीटिंग्स जो हैं वो हमने जितने भी डिपार्टमेंट हैं कंपनी में सब के जो नॉमिनेटेड वर्कर्स हैं उनके साथ हमने वीकली फीडबैक मीटिंग्स कंडक्ट की हैं और उनको एक्सप्लेन किया है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी खामियां क्या हैं। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि हमने सारा डाटा कलेक्ट किया, उसको एवेलुएट किया और कंपनी के वर्कर्स के साथ हमने मीटिंग कंडक्ट की। फिर ऑल दी एसोसिएटेड फॉर्म चेकलिस्ट एंड प्रोसीजर्स आर केयरफुली वरियन कंट्रोल। जितनी भी चेकलिस्ट हैं, प्रोसीजर हैं, उनको प्रॉपरली कंट्रोल किया गया। ये किसकी इंडिकेशन है? पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन। फिर यू रिपोर्ट टू सुपरवाइजर हु इज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ बीएसए प्रोग्राम। हमने सुपरवाइजर को रिपोर्ट किया जिसको बीएसए प्रोग्राम जो है बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम, उसकी वैल्यू के बारे में उसको प्रॉपरली पता ही नहीं है जो सुपरवाइजर है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि जो कंपनी का सुपरवाइजर है उसको बीएसए प्रोग्राम की वैल्यू के बारे में प्रॉपर पता ही नहीं है। दिस सेम एटीट्यूड, यही सेम एटीट्यूड इज आल्सो शेयर्ड बाय सम ऑफ अदर लॉन्ग सर्विंग शिफ्ट मैनेजर। जो दूसरे शिफ्ट मैनेजर हैं उनका भी यही सेम एटीट्यूड है रिगार्डिंग बीएसए प्रोग्राम, उनको भी प्रॉपरली बीएसए प्रोग्राम की अहमियत का पता नहीं है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि शिफ्ट मैनेजर्स और सुपरवाइजर कन्विंस्ड ही नहीं है बीएसए वैल्यू बीएसए प्रोग्राम की वैल्यू के बारे में।
यू नो दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ BSA प्रोग्राम विल नीड केयरफुल मैनेजमेंट। हमें पता है कि अगर हमने बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करवाना है तो इसके लिए हमें प्रॉपर चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। इफ़ इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय योर सुपरवाइजर एंड अदर मैनेजर। अगर आपका सुपरवाइजर और जो मैनेजर्स हैं अगर वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करते हैं तो फिर ही हम बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करवा सकते हैं। अगर वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो हम बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट नहीं करवा सकते। However, you do have the support of at least one member of the top management team। तब हमें जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है उसके जितने भी लोग हैं उनमें से एक बंदे की एटलीस्ट हमें सपोर्ट हासिल है। एज दिस पर्सन हैज़ एग्रीड टू बिकम द बिहेवियरल सेफ्टी चैम्पियन, दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर यू टू डेवलप बिहेवियरल सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड इंश्योर्ड ऑल वर्कर अटेंडेड। कंपनी ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि हमने बिहेवियरल सेफ्टी की ट्रेनिंग्स करवानी है और सब लोग जो बंदे हैं कंपनी में जो वर्कर्स हैं सब ने वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ये किसकी इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी ने रिसोर्सेज फंड दिए हैं, रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं कि बिहेवियरल सेफ्टी की ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाएं और जितने भी कंपनी में वर्कर्स हैं वो सारे अटेंड करें। ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है। फिर सेपरेट फाइनेंशियल सपोर्ट वाज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग आउट ऑब्जर्वर ट्रेनिंग। और ऑब्जर्वर्स जो हैं कंपनी में उनकी ट्रेनिंग के लिए भी सेपरेट फाइनेंशियल सपोर्ट मींस के फंड अलोकेट किए गए हैं। तो ये भी किसकी इंडिकेशन है? पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग के लिए कंपनी फंड प्रोवाइड कर रही है। फिर दिस इंक्लूडेड स्पेशल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर एन ऑब्जर्वर विद हेयरिंग डिफिकल्टीज। और कुछ जो ऑब्जर्वर हैं अगर उनको कोई सुनने में मसला है, हेयरिंग डिफिकल्टीज है, उनके लिए कंपनी ने स्पेशल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं ताकि वो प्रॉपर चीज़ों को सुन सकें। तो ये किसकी इंडिकेशन है? पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है बिहेवियरल सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए या जो कंपनी में ऑब्जर्वर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है उन ऑब्जर्वर्स के लिए जिनको हेयरिंग डिफिकल्टीज हैं। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है। फिर नीचे आ जाएं, अ सुपरवाइजर टॉक्स टू यू अबाउट एन एक्सीडेंट दैट अकर्ड 2 weeks ago। सुपरवाइजर ने हमारे साथ बातचीत की अबाउट एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बारे में जो 2 हफ्ते पहले हुआ था। वेयर कंट्रैक्टर हैंड वाज बैडली ब्रूस्ड वाइल कैरिंग आउट मशीनरी मेंटेनेंस। जहां पे एक कंट्रैक्टर था उसका हाथ जो था वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था, जख्मी हो गया था मशीनरी की मेंटेनेंस करते हुए। द कंट्रैक्टर वर्क्स फॉर अ नेशनल कंट्रैक्टिंग मेंटेनेंस कंपनी। जो कंट्रैक्टर था वो नेशनल कंट्रैक्टिंग मेंटेनेंस कंपनी के लिए काम करता था एंड वाज ब्रॉट ऑन साइट, और साइट पे उसको लाया गया स्पेसिफिकली टू कैरी आउट द एनुअल मेंटेनेंस ऑफ वन ऑफ द मशीन। एनुअली मेंटेनेंस होती है मशीनरीज की जिसको हम शट डाउन भी बोलते हैं, जनरल मेंटेनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उस शट डाउन में मशीनरीज की मेंटेनेंस की जाती है, जो मशीनरी खराब होती है उसको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। सो कंट्रैक्टर को कंपनी में लाया गया मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए। द नेशनल कंट्रैक्टर मेंटेनेंस कंपनी हैज रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जब भी कंपनी में कंट्रैक्टर आता है तो उसको कंपनी वाले कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी में ये हैजर्ड है, ये रिस्क है, आपने किस तरह प्रॉपरली सेफली काम करना है। तो इस तरह सिनेरियो के मुताबिक जिस तरह ये कंट्रैक्टर कंपनी में आया था तो इसको ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज दैट विल अफेक्ट द कंट्रैक्टर कमिंग टू द साइट। कंट्रैक्टर को सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया गया कि ये चीज़ें हैं, ये आपको इफेक्ट कर सकती हैं अगर आप साइट पे काम करेंगे। द सुपरवाइजर थिंक्स द एक्सीडेंट इज एन ऑब्वियस केस ऑफ ह्यूमन एरर। जो सुपरवाइजर है उसकी सोच ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, ये इंसानी गलती की वजह से हुआ है। एंड दैट इज नॉट वर्थ द टाइम टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ये नहीं है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि जो कंपनी का सुपरवाइजर है उसकी सोच ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये इंसानी गलती की वजह से हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है हादसा किसी और वजह से हुआ हो, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या इम्प्रॉपर वर्क प्लेस कंडीशन की वजह से हुआ हो। वो ये जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार लोगों को ठहरा रहा है
कि कंट्रैक्टर की अपनी गलती है, ये ह्यूमन एरर है, उसकी अपनी गलती की वजह से हादसा हुआ है और इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसकी इंडिकेशन है? नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। लोगों को ब्लेम किया जा रहा है कि लोगों की गलती की वजह से हादसा हुआ है। फिर यू डिसएग्री, हम डिसएग्री हैं, एंड आर्ग्यू दैट इन्वेस्टिगेशन कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू पुट थिंग्स राइट एज ह्यूमन एरर इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल एक्सीडेंट। हम वहाँ पे एज सेफ्टी एडवाइजर काम कर रहे हैं, हम सुपरवाइजर को दलाइल पेश कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है इससे प्रॉपर में पता चलता है कि चीज़ों को हमने किस तरह ठीक करना है, और कोई भी हादसा ह्यूमन एरर की वजह से नहीं होता, उसकी मुख्तलिफ काजेज होती हैं। हम ये सुपरवाइजर को दलाइल पेश कर रहे हैं। The supervisor gives you the accident report to read and suggests that any reasonable person would come to same conclusion that they have. सुपरवाइजर ने हमें एक्सीडेंट रिपोर्ट दी है कि आप इसको रीड कर लें, कोई भी बंदा हो वो सेम मेरे वाले नतीजे पे पहुंचेगा कि ये हादसा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। The supervisor says that the most accident are unavoidable. सुपरवाइजर ने हमें बोला है कि जितने भी हादसा होते हैं उनको हम रोक नहीं सकते, एंड दैट दे थिंक दैट पीपल आर ऑलवेज टू ब्लेम, और लोगों को हमेशा ब्लेम करना चाहिए हादसे की वजह से, क्योंकि लोग अनसेफली काम करते हैं जिसकी वजह से हादसे होते हैं। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि सुपरवाइजर बार बार यही बोल रहा है कि जो भी हादसा होता है वो लोगों की गलतियों की वजह से होता है, हमेशा लोगों को ब्लेम करना चाहिए। हालांकि हादसा होने की और भी काजेज होती हैं, एक्सीडेंट होने की और कुछ काजेज होती हैं, ह्यूमन एरर की वजह से हादसा नहीं होता, उसकी डिफरेंट काजेज होती हैं। और जबकि सुपरवाइजर बार बार यही बोल रहा है लोगों को हमें ब्लेम करना चाहिए, लोग अनसेफली काम करते हैं, तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। द सुपरवाइजर आस्क यू टू इन्वेस्टिगेट दिस एक्सीडेंट फर्दर। सुपरवाइजर ने हमें बोला कि आप इस एक्सीडेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, कॉन्फिडेंट दैट इट विल प्रूव दैट इट वाज ऑल ड्यू टू ह्यूमन एरर। सुपरवाइजर अभी हमें चैलेंज कर रहा है कि इस हादसे को आप इन्वेस्टिगेट करें, आप इस नतीजे पे ही पहुंचेंगे कि ये जो हादसा हुआ है ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, ये एक इंडिविजुअल बंदे की गलती की वजह से हुआ है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। सुपरवाइजर एक बात बार बार यही बोल रहा है कि हादसा जो हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, ये जो हादसा हुआ है ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? नेगेटिव कल्चर की। तो ये साथ साथ आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट नोट करने हैं, इसके रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चंस हैं। फिर नीचे आ जाएं। When the injured contractor returns to the site, जब इंजर्ड कंट्रैक्टर साइट पे वापस आता है, जो कंट्रैक्टर जख्मी हो गया था, यू अरेंज अ मीटिंग विद देम, हमने उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की है कंट्रैक्टर के साथ। ऑल दो द कंट्रैक्टर हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कंट्रैक्टर है उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट इन परमिट टू वर्क सिस्टम एट अदर ऑर्गेनाइजेशन। परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में भी उसको नॉलेज है। परमिट टू वर्क सिस्टम कहते हैं कि कोई भी हाई रिस्क अगर हमने काम करना है, कोई भी काम जिसमें रिस्क ज़्यादा होती है, उसके लिए हमने सबसे पहले परमिट लेना होता है ताकि हम सेफली काम कर सकें। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिस तरह हार्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। सो जो कंट्रैक्टर है उसको परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में प्रॉपर पता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे हैड वर्कड एट दिस मैन्युफैक्चरिंग साइट। तब जो कंट्रैक्टर है उसके पास एक्सपीरियंस तो है, पर उसके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस नहीं है। सिनेरियो के मुताबिक ये जो कंपनी है ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो कंट्रैक्टर है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, कंस्ट्रक्शन साइट का मुख्तलिफ उसके पास एक्सपीरियंस है, पर मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये किसकी इंडिकेशन हुई? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन हुई। कंपनी ने उस कंट्रैक्टर को हायर किया काम करने के लिए जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस ही नहीं है। हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। फिर यू आस्क हो दी इंजरी अकर्ड, हमने कंट्रैक्टर के साथ बात की, हमने उसको बोला कि आप जख्मी किस तरह हुए। द कंट्रैक्टर रिप्लाइज, कंट्रैक्टर का जवाब आया, दैट वाइल कैरिंग आउट मेंटेनेंस ऑन पीस ऑफ मशीनरी। उसने हमें बताया कि जब वो मशीनरी की मेंटेनेंस कर रहे थे तो उस वक्त दे ड्रॉप्ड अ स्क्रू ड्राइवर इनसाइड द मशीन, एक स्क्रू ड्राइवर था वो मशीन के अंदर
ड्रॉप हो गया, गिर गया। आफ्टर देयर स्लीप्स स्नैच्ड ऑन पार्ट ऑफ द मशीन दैट दे हैड नॉट सीन। और फिर उसको अब वो उठाने गए मशीन के अंदर से स्क्रू ड्राइवर को, तो उनके जो स्लीव थे वो मशीन के पार्ट के साथ फंस गए। दे रीच्ड इनटू द मशीन विच देन स्टार्टेड अनएक्सपेक्टेडली। फिर वो मशीन के अंदर गए तो वो मशीन जो थी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। मशीन में से स्क्रू ड्राइवर को वो उठाने गए तो मशीन जो थी वो स्टार्ट हो गई। फॉर्चुनेटली द कंट्रैक्टर मैनेज टू रिट्रीव द स्क्रू ड्राइवर एंड escaped with just bruised हैंड। जो कंट्रैक्टर था उसने स्क्रू ड्राइवर को मशीन के अंदर से उठाया और जब वो बाहर निकला तो उसका हाथ जो था वो डैमेज हो चुका था, जख्मी हो चुका था। द कंट्रैक्टर डिसाइडेड टू गो हॉस्पिटल फॉलोइंग देयर शिफ्ट टू मेक श्योर दैट देयर वाज नॉट सीरियस इंजरी टू देयर हैंड। कंट्रैक्टर ने जो उनके शिफ्ट थे, शिफ्ट वाले, उनको उसने इन्फॉर्म किया कि इतनी सीरियस इंजरी नहीं, मेरे हैंड को नहीं हुई, पर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एन एक्सरे कन्फर्म दैट देयर वाज नो फ्रैक्चर। और एक्सरे किया गया जिसमें फ्रैक्चर नहीं था। You discover that you discover that the work carried out by the contractor was done under the authority of permit to work। हमने डिस्कवर किया कि जो कंट्रैक्टर काम कर रहे थे मेंटेनेंस वाला मशीनरी पे, वो परमिट टू वर्क की अथॉरिटी के अंडर काम हो रहा था। तो ये किसकी इंडिकेशन है? पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि जो भी काम हो रहा है वो परमिट लेके काम हो रहा है, क्योंकि मशीनरी का जो मेंटेनेंस का काम होता है वो हाई रिस्क होता है, उसके लिए हमने परमिट लाजमी लेना होता है। तो परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था। यू डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट हाउ द PTW सिस्टम ऑपरेटेड। हमने फैसला किया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि परमिट टू वर्क सिस्टम को किस तरह चलाया जा रहा था, किस तरह ऑपरेट किया जा रहा था ऑन दैट डे, जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन। एंड आस्क द कंट्रैक्टर अबाउट दिस। और हमने कंट्रैक्टर से मुख्तलिफ क्वेश्चन किए इसके बारे में। दे रिकॉल दैट, उन्होंने हमें बताया, दे प्रेजेंटेड द जॉब इंस्ट्रक्शन टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट PTW ईश्वर, कि जो जॉब साइट की इंस्ट्रक्शन थी वो हमने PTW ईश्वर को हमने इन्फॉर्म की। एक होता है ईश्वर, एक होता है रिसीवर। जो परमिट को इशू करता है उसे हम कहते हैं PTW ईश्वर, और जो परमिट को रिसीव करता है काम स्टार्ट करवाने के लिए उसे हम कहते हैं PTW रिसीवर। फिर द कंट्रैक्टर इज ट्रेंड इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ व्हाट एक्सेप्टिंग अ परमिट मीन्स। जो कंट्रैक्टर है वो ट्रेंड है, उसको पता है कि अगर हमने परमिट रिसीव करना है, परमिट को एक्सेप्ट करना है, तो उसको एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, परमिट को एक्सेप्ट करने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में कंट्रैक्टर को पता है। द PTW इशूअर अपीयर टू बी एक्सट्रीमली बिजी। जो PTW इशूअर है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। एंड द कंट्रैक्टर ओवरहेड देम से दैट दे वर इशूइंग अप टू 75 PTWs a day। वो इतना ज़्यादा बिजी है कि एक इशूअर है वो 75 से ज़्यादा परमिट एक दिन में इशू कर रहे हैं। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि एक परमिट इशूअर पे इतना ज़्यादा कंपनी ने बर्डन डाला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, एक्सेसिव वर्क उससे लिया जा रहा है, वो एक दिन में 75 परमिट इशू कर रहा है। तो ये किसकी इंडिकेशन हुई? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन हुई। फिर द परमिट इशूअर हु हैज़ बीन डूइंग दिस जॉब फॉर मोर देन 10 ईयर। जो परमिट इशूअर है वो ये काम 10 साल से कर रहा है, परमिट को इशू करने वाला। टोल्ड द कंट्रैक्टर, उसने कंट्रैक्टर को बताया है अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द जॉब एंड क्लेरिफाइड द कंट्रैक्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैजर्ड एंड रिस्क फॉर प्रपोज टास्क। उसने, जो ईश्वर था, उसने कंट्रैक्टर को नेचर ऑफ जॉब के बारे में बताया कि आपने जो काम करना है उसमें हैजर्ड क्या है, उसमें रिस्क क्या है जो आपने काम करना है, उसके बारे में ईश्वर ने कंट्रैक्टर को बताया। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि ईश्वर कंट्रैक्टर को गाइड कर रहा है हैजर्ड और रिस्क के बारे में। द टास्क अपेयर टू बी लो रिस्क टू द परमिट इशूअर। परमिट इशूअर को ये पता चला है कि ये जो टास्क है वो लो रिस्क है। सो दे डिसाइडेड नॉट टू फिजिकली चेक द वर्क एरिया, और उन्होंने वर्क एरिया को फिजिकली चेक नहीं किया। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। परमिट को जब भी इशू किया जाता है तो सबसे पहले जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होती है इशूअर और रिसीवर के दरमियान, जिसमें वो असेस करते हैं प्रॉपर चीज़ें। और यहाँ पे इशूअर साइट पे गया ही नहीं है, उसने वैसे ही जो एक्टिविटी है उसको लो रिस्क कंसीडर कर लिया है और फिजिकली उसने वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन नहीं की।
तो ये किसकी इंडिकेशन हुई? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन हुई। However, the PTW issuer finished the conversation by confirming that the supervisor had ensured that the machine had been isolated. जो PTW issuer था उसने जो बातचीत थी उसको ख़त्म किया ये कहते हुए कि जो सुपरवाइज़र है उसने इंश्योर कर लिया है कि जो मशीन है वो प्रॉपरली आइसोलेटेड है, वो बंद है, including being locked out and tagged out. A system where padlocks are placed on machine starts panel to stop the machine from being used while maintenance is being carried out. और लोटो जो है, लोटो होता है लॉक आउट टैग आउट। जो इशूर है उसने कंफर्म किया है कि जो सुपरवाइजर है उसने लोटो अप्लाई कर दिया है। ये मशीनरी की जो होती है ना आइसोलेशन, उसके लिए हम लोटो अप्लाई करते हैं, लॉक आउट टैग आउट। इसमें एक लॉक होता है, टैग होता है। ये हम मशीनरी जो है उसको आइसोलेट करके उसके ऊपर लोटो अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी बंदा मशीन को ऑपरेट ना करे जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ये लोटो लगाने का मकसद होता है। सो दैट द कंट्रैक्टर वुड नॉट नीड टू डू दिस। जो ईश्वर है उसने बताया है कि सुपरवाइजर ने लोटो लगा दिया है, मशीन को प्रॉपरली शट ऑफ कर दिया है, आप काम कर सकते हैं, आपको लोटो लगाने की जरूरत नहीं है या मशीनरी को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। यू लेटर फाइंड आउट दैट दिस डिड नॉट एक्चुअली हैपन। बाद में हमें पता चला कि ये एक्चुअली लोटो अप्लाई नहीं किया गया, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो ये किसकी इंडिकेशन हुई? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन हुई कि वो ज़बानी कलामी जो ईश्वर है वो कंट्रैक्टर को बता रहा है लोटो अप्लाई हो गया, आइसोलेशन हो गई है, हालांकि एक्चुअली हकीकत में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की गई। द सेल्फ डुप्लीकेटिंग PTW forms were duly completed and authorized इंक्लूडिंग रेलिवेंट सिग्नेचर। जो परमिट टू वर्क था उसके जो फॉर्म थे उनको कंप्लीट किया गया और उसके ऊपर ईश्वर और जो रिसीवर था उसके रेलिवेंट सिग्नेचर थे। वन कॉपी वाज रिटेन बाय द कंट्रैक्टर। परमिट की एक कॉपी जो कंट्रैक्टर था उसने अपने पास रख ली। वन कॉपी पुट ऑन डिस्प्ले एट द जॉब लोकेशन। जहाँ पे हमने काम करना था, जॉब लोकेशन थी जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होना था, एक कॉपी उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले कर दी। एंड वन केप्ट एज अ रिकॉर्ड इन द साइट ऑफिस। और एक कॉपी जो थी परमिट की उसको साइट पे जो ऑफिस था उसमें एज अ रिकॉर्ड रख दिया गया। द परमिट वाज इशूड टू कवर पीरियड 9 to 5 दैट डे। परमिट जो होता है वो एक शिफ्ट के लिए इशू किया जाता है, तो जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन परमिट इशू किया गया था सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक। द कंट्रैक्टर आल्सो टोल्ड यू दैट द परमिट इशूअर टॉक्ड अबाउट एसोसिएटेड कंट्रोल मेयर्स रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। कंट्रैक्टर ने हमें बताया कि जब हमने काम स्टार्ट करना था उससे पहले ईश्वर ने हमारे साथ बातचीत की, जो परमिट के ऊपर कंट्रोल मेयर्स लिखे हुए थे हैजर्ड से बचने के लिए, उसके बारे में कंट्रैक्टर ने हमें बताया कि ये डेंजरस मशीन है, इस पे आपने काम करना है मेंटेनेंस का, तो इसमें ये हैजर्ड हैं, इसके ये कंट्रोल्स हैं। ये कंट्रैक्टर ने हमें चीज़ बताई है कि ईश्वर ने हमें इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया था। फिर द कंट्रैक्टर टेल्स यू दैट द सुपरवाइजर शोड देम टू द मशीन दैट नीडेड मेंटेनेंस। कंट्रैक्टर ने हमें बताया कि जो सुपरवाइजर था उसने हमें मशीन दिखाई जिसकी हमने मेंटेनेंस करनी थी। एंड हैड गिवन देम अ ब्रीफ टूर ऑफ द एरिया ओस। और जो एरिया था उसका हमने ब्रीफली टूर किया, विजिट किया। वैन दे अराइव्ड एट द मशीन दैट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। जब वो वहाँ पे पहुंचे जिस मशीन की उन्होंने मेंटेनेंस करनी थी, द कंट्रैक्टर टोल्ड यू दैट दे नोटिस दैट द लाइट अबव द मशीन वर फ्लिकरिंग। तो कंट्रैक्टर ने बोला कि हमने नोटिस किया कि मशीन के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी, वो जल बुझ रही थी, कभी वो जल जाती थी कभी वो बुझ जाती थी, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लिकरिंग। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कंपनी के जो मालिक है उसने सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, वहाँ पे जो लाइट्स थी वो खराब थी। दे पॉइंटेड दिस आउट टू द सुपरवाइजर। उन्होंने ये चीज़ सुपरवाइजर को बताई कि जो लाइट्स है मशीन के ऊपर लगी हुई वो ख़राब है, क्योंकि जो भी हमने काम करना होता है उसके लिए प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी तो चीज़ें हमें प्रॉपर नज़र नहीं आएंगी, तो हम सेफली काम नहीं कर सकते। तो कंट्रैक्टर ने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया कि ये लाइट्स जो लगी हुई हैं मशीन के ऊपर ये ख़राब हैं। हु सेड दैट दे डिड नॉट हैव एनीवन अवेलेबल टू रिप्लेस द फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो सुपरवाइजर ने कंट्रैक्टर को बोला कि हमारे पास कोई बंदा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, रोशनी वाली जो ट्यूब है उसको रिप्लेस कर सके, ठीक कर सके। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कोई भी बंदा वहाँ पे लाइट्स ठीक करने के लिए अवेलेबल नहीं है।
एंड दैट द लाइट शुड बी सफिशिएंट फॉर द मेंटेनेंस वर्क टू बी कैरिड आउट। और उसने बोला कि ये लाइट काफ़ी है मेंटेनेंस का काम करने के लिए। द सुपरवाइजर देन आस्क्ड टू सी द कंट्रैक्टर्स रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट। तो फिर सुपरवाइजर ने कंट्रैक्टर को बोला कि अपनी रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट दिखाएं। मेथड स्टेटमेंट कहते हैं द एग्रीड वे ऑफ डूइंग वर्क। ये एक स्टेटमेंट होती है जो कंट्रैक्टर और क्लाइंट के दरमियान एक बनाई जाती है, ठीक है, जिस पे दोनों एग्री हो जाते हैं कि कंपनी में काम किस तरह होगा। क्लाइंट कहते हैं कंपनी का मालिक, और जो कंट्रैक्टर है जिसने कंपनी के लिए काम करना है। तो जब भी क्लाइंट कंट्रैक्टर को हायर करता है तो एक मेथड स्टेटमेंट बनती है कंट्रैक्टर और क्लाइंट के दरमियान कि हमने काम किस तरह करना है। वो पूरी प्लानिंग जो होती है वो मेथड स्टेटमेंट में बनती है। तो जब कंट्रैक्टर साइट पे काम करने के लिए आया तो सुपरवाइजर ने उसको बोला अपनी रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट दिखाएं। फिर द कंट्रैक्टर सेड दैट दे हैड फॉरगेटन टू ब्रिंग देम। कंट्रैक्टर ने बोला कि वो भूल गए हैं, वो साइट पे लेके नहीं आए, वो भूल गए हैं, ठीक है। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। कंट्रैक्टर रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट अपने साथ नहीं लेके आया, वो बोल रहा है कि हम भूल गए, हम साथ नहीं लेके आए। द सुपरवाइजर वाज देन कॉल्ड अवे बाय वन ऑफ द वर्कर। एक वर्कर आता है साइड पे, उसने सुपरवाइजर को बुलाया अपनी तरफ एंड अपियर टू बी स्ट्रेस्ड। और जो सुपरवाइजर था वो स्ट्रेस में था, प्रेशर में था। ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि एक सुपरवाइजर पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है, वो फुली स्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर प्रेशर है काम का, उसको कोई और वर्कर वहां से बुला के ले गया। टेलिंग द कंट्रैक्टर टू डू द जॉब एंड दैट दे वुड सॉर्ट आउट द पेपर वर्क लेटर। सुपरवाइजर ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप काम जारी रखें, हम बाद में पेपर वर्क जो है, रिस्क असेसमेंट है या मेथड स्टेटमेंट है या दूसरे जो प्रोसीजर है, हम बाद में चेक कर लेंगे, आप अपना काम जारी रखें। तो ये किसकी इंडिकेशन है? ये नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है कि कॉन्ट्रैक्टर साइड पे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट लेके नहीं आया, और सुपरवाइजर उसको इजाजत दे रहा है कि आप अपना काम जारी रखें, हम पेपर वर्क बाद में देख लेंगे। तो ये किसकी इंडिकेशन हुई? नेगेटिव कल्चर की। फिर द कंट्रैक्टर कंटिन्यूज टू से दैट दिस वाज द ओनली टाइम दे सॉ द सुपरवाइजर ऑन द डे ऑफ द एक्सीडेंट। कंट्रैक्टर जो है उसने बताया हमें कि उन्होंने पहली दफा सुपरवाइजर को देखा साइट पे, वो भी उस दिन जिस दिन हादसा हुआ था। दे डिड हैव सम क्वेश्चंस अबाउट द मशीन। उन्होंने कुछ क्वेश्चन करने थे मशीन के बारे में, बट द कंट्रैक्टर वाज अनेबल टू फाइंड आइदर द मशीन ऑपरेटर और द सुपरवाइजर। और कंट्रैक्टर ने वहां पे कोई भी मशीन ऑपरेटर नहीं देखा और सुपरवाइजर नहीं देखा। जब काम कंट्रैक्टर ने स्टार्ट कर दिया था ना, तो वहां पे उनको सुपरविजन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे कोई सुपरवाइजर नहीं था या कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था। सो दे कैरिड ऑन विद द टास्क मेकिंग अजम्पशन वेयर नेसेसरी। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा, अपने अपने लिहाज से चीज़ें फर्ज करके, अज्यूम करके उन्होंने अपना काम जारी रखा। मीन्स कि उन्होंने मशीनरी के बारे में कुछ चीज़ें पूछनी थी कि इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह चलाते हैं, इसके हैजर्ड क्या है, पर वहाँ पे कोई सुपरवाइजर ही नहीं था या मशीन ऑपरेटर नहीं वहाँ पे अवेलेबल था जो इनको गाइड करता कंट्रैक्टर को कि ये मशीनरी है, इसके ये हैजर्ड है, किस तरह आपने काम करना है। उनको सुपरविजन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। तो कंट्रैक्टर ने अपने लिहाज से चीज़ें अज्यूम करके काम को स्टार्ट कर दिया। तो ये किसकी इंडिकेशन हुई? नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन हुई कि वहाँ पे कोई सुपरवाइजर या मशीन ऑपरेटर अवेलेबल नहीं था कंट्रैक्टर को गाइड करने के लिए। The contractor finished your conversation by telling you that it was probably their own fault that they were hurt. कंट्रैक्टर ने हमारी बातचीत ख़त्म की ये बोलते हुए कि ये हमारी अपनी गलती थी कि जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से हम हर्ट हुए। When you ask why, जब हमने पूछा क्यों, आपकी गलती क्या थी, they tell you that, उन्होंने हमें बताया, when they were leaving the area, जिस तरह वो एरिया को लीव कर रहे थे, they picked up a sign of the floor that had assumed had been placed on the machine as warning. The sign read danger. This machine starts when it should not. We will have to tell the maintenance person next time they are here. तो कंट्रैक्टर ने बताया कि हमारी गलती ये थी कि फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर सेफ्टी साइन लगे हुए थे। सेफ्टी साइन, कोई भी एरिया, जिस एरिया में हमने काम करना होता है वहाँ पे सेफ्टी साइन लगे होते हैं, जिस तरह के डेंजरस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, इस तरह मुख्तलिफ सेफ्टी साइन होते हैं। तो कंट्रैक्टर ने बोला कि एक सेफ्टी साइन पड़ा हुआ था मशीन के साथ जो हमें वार्न कर रहा था, वार्निंग का सेफ्टी साइन लगा हुआ था, उसको हमने वहाँ से उठा के
साइड पर रख दिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था डेंजरस, कि अगर इस मशीन के अंदर आप जाएंगे तो ये डेंजरस है, आपके लिए खतरा बन सकता है। तो उस सेफ्टी साइन को हमने साइड पर रख दिया, हमें पता नहीं था। तो जब जिस तरह हम मशीन के अंदर गए वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और वो जो डेंजरस का निशान था उसके ऊपर लिखा हुआ था दिस मशीन स्टार्ट्स व्हेन इट शुड नॉट, कि ये मशीन ना चाहते हुए भी स्टार्ट हो सकती है, इसका कोई पता नहीं है। अगर इसके अंदर आप जाएंगे, आपने बंद भी की हुई है, हो सकता है ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिनेरियो था। उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो अभी इस सिनेरियो के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और उनके आंसर भी साथ साथ बताता हूँ। अच्छा, टास्क नंबर 1 हमारे पास है, द ऑब्जर्वर्स यूज अ चेकलिस्ट फॉर बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट। बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट करने के लिए जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने चेकलिस्ट यूज की। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग चेकलिस्ट, कि जो चेकलिस्ट होती है उसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, फवायद क्या होते हैं। सो जो चेक लिस्ट है ये बेसिकली कोई भी ऑडिट करना हो, हमने इंस्पेक्शन करनी हो या ऑब्जर्वेशन लेनी हो, तो उसके लिए एक चेक लिस्ट होती है जिसके ऊपर जितने आइटम हमने चेक करने होते हैं वो मेंशन होते हैं, और साथ यस नो, हमने यस या नो में आंसर करना होता है। अगर चीज़ वो ठीक हो तो यस, अगर ठीक नहीं है तो नो। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? चेक लिस्ट के बेनिफिट यही हैं कि हम चीज़ों को ईजिली चेक कर सकते हैं, ये ईजी अप्रोच है, क्योंकि चेक लिस्ट के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जिनको हमने चेक करना होता है, तो कोई भी चीज़ हम भूल नहीं सकते, ठीक है। फिर चेक लिस्ट हमारे पास एज अ रिकॉर्ड, एज अ रेफरेंस हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं चेक लिस्ट की, ये हमारे रिकॉर्ड में होगी क्योंकि ये रिटर्न होती हैं, ठीक है। चेक लिस्ट के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कंपनी का रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। उस डाटा को हम फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, हमारी खामियाँ क्या हैं, हमें क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए। तो मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं चेकलिस्ट के, ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है ना। एज अ रेफरेंस, एज अ रिकॉर्ड, इजी अप्रोच है, हम इजीली एटम्स को चेक कर सकते हैं, कोई भी एटम स्किप नहीं हो सकता क्योंकि सारी चीज़ें चेकलिस्ट के ऊपर मेंशन होती हैं, और प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में हम चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ चेकलिस्ट के बेनिफिट हैं जो आपने इसमें लिखने हैं। फिर what employer obligations are likely to have been contravened leading to the contractor accident in this scenario। एम्प्लॉयर होता है कंपनी का मालिक। सो कंपनी का मालिक जो है उसने कौन कौन सी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, मीन्स कि अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है, उसने वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ये कंट्रैक्टर वाला हादसा हुआ है सिनेरियो में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ है और वो एम्प्लॉयर ने पूरी नहीं की। सो जो कंपनी का मालिक है उसकी जिम्मेदारी है अपने लोगों को पीपीज प्रोवाइड करे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज। तो सिनेरियो के मुताबिक कोई पीपीज कंट्रैक्टर को प्रोवाइड नहीं किए गए, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई, कंट्रैक्टर को प्रॉपर सुपरविजन प्रोवाइड नहीं की गई, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, सुपरविजन ये प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई, और वहां पे कंपनी में कोई फर्स्ट एडर प्रोवाइड नहीं किया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, जो अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाए उसको फर्स्ट एड दे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। कंपनी का जो मालिक था उसने जॉब रोटेशन नहीं की, अपने लोगों पे ज़्यादा काम का बर्डन डाला हुआ था। जिस तरह के ईश्वर है वो 75 परमिट जो है वो एक दिन में हैंडल कर रहा था, और कोई जॉइंट साइट इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी परमिट को इशू करने से पहले, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। जो कंट्रैक्टर था उसकी भी कुछ गलतियां थी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जो कंपनी का मालिक था उसने इनएक्सपीरियंस्ड कंट्रैक्टर को हायर किया था अपनी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस ही नहीं था, जो कंट्रैक्टर था उसके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस ही नहीं था। उसके पास हालांकि एक्सपीरियंस था पर मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस नहीं था, और कंपनी ने कोई रेस्ट ब्रेक, जॉब रोटेशन लोगों को प्रोवाइड नहीं की थी, और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग या सुपरविजन। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं जो कंपनी के मालिक ने पूरी नहीं की। फिर मैनेजमेंट फेलियर टास्क 3 है हमारे पास, यू ट्राई टू इन्फॉर्म द सुपरवाइजर दैट रूट काजेज ऑफ अनसेफ बिहेवियर आर यूजली मैनेजमेंट फेलियर। हमने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया कि जो रूट काजेज होती हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट फेलियर की वजह से होती हैं। बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली व्हाट मैनेजमेंट फेलियर्स आर लाइकली टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस एक्सीडेंट।
सिनेरियो के मुताबिक बताना है कि मैनेजमेंट की कौन कौन से फेलियर्स हैं जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। सबसे पहले वही चीज़ आ जाती है कि मैनेजमेंट ने कंट्रैक्टर को प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड नहीं किए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और कंट्रैक्टर को प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं की गई, कंपनी के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं की गई, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं की गई, और इसके अलावा कंट्रैक्टर को कंपनी का जो HSE प्लान है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, उसके बारे में गाइड नहीं किया गया। मुख्तलिफ इसमें आप बहुत सारी इसमें मैनेजमेंट फेलियर लिख सकते हैं। जिस तरह के सुपरवाइज़र था, वो हादसा जो भी होता है उसको ये कंसिडर कर रहा था कि कोई भी हादसा होता है वो ह्यूमन एरर की वजह से होता है, ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैनेजमेंट की फेलियर है कि मैनेजमेंट का माइंड सेट ये है कि कोई भी हादसा होगा तो वो ह्यूमन एरर की वजह से होगा, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी में कोई जॉइंट साइट इंस्पेक्शन नहीं की गई थी परमिट को इशू करने से पहले। मैनेजमेंट ने एक इशूअर पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ था, वो 75 परमिट एक दिन में इशू कर रहा था, और मैनेजमेंट ने इनएक्सपीरियंस कंट्रैक्टर को हायर किया काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट फेलियर हैं जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। लोगों को कोई टूल बॉक्स स्टॉक मैनेजमेंट की तरफ से नहीं प्रोवाइड की गई। कोई भी काम होता है उससे पहले टीबीटी प्रोवाइड की जाती है कि ये काम है, इसमें ये हैजर्ड है, ये रिस्क है। इस तरह की कोई टूल बॉक्स स्टॉक कंडक्ट नहीं की गई थी, और कंपनी ने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई लोटो के बारे में। लॉक आउट टैग आउट सिस्टम क्या होता है, मशीनरी को किस तरह प्रॉपरली आइसोलेट करना है, किस तरह डेंजरस मशीनरीज के अंदर काम करना है, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट के बारे में मैनेजमेंट ने प्रॉपरली कंट्रैक्टर को गाइड नहीं किया, और कंट्रैक्टर को उन्होंने इजाजत दी रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट के बगैर काम करने की कि हम बाद में पेपर वर्क चेक कर लेंगे। तो ये सारे मैनेजमेंट के फेलियर हैं जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। फिर हमारे पास बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में हमने कमेंट देने हैं कि कितना इफेक्टिव था परमिट टू वर्क सिस्टम। तो कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। जिस तरह पॉजिटिव पॉइंट ये है, कंपनी ने हाई रिस्क एक्टिविटीज़ के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, कि कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए परमिट लेना है। कंपनी ने वहाँ पे इशूअर जो था वो भी वहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ था जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था परमिट को इशू करने के लिए, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। नेगेटिव थिंग क्या है कि जो इशूअर था, परमिट को जो इशू कर रहा था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का बर्डन था, ठीक है। वो एक टाइम पे 75 परमिट इशू कर रहा था, और उसने फिजिकली वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट नहीं किया था। जब उसने परमिट इशू किया था तो उसने फिजिकली वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हमने परमिट इशू करना होता है तो उससे पहले जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होती है इशूअर और रिसीवर के दरमियान। पर सिनेरियो के मुताबिक उन्होंने कोई जॉइंट साइट इंस्पेक्शन नहीं की थी, और जो इशूअर था उसने फिजिकली एरिया को असेस नहीं किया था, और उसने कंट्रैक्टर को बोल दिया कि लोटो लॉक आउट टैग आउट मशीनरी के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है, मशीनरी प्रॉपरली आइसोलेटेड है, आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव है परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट कुड हैव रिजल्टेड इन अ मोर सीरियस इंजरी, इन दिस केस दैट वुड द लाइकली। ए पार्ट है हमारे पास इंश्योर्ड कास्ट फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बी पार्ट है हमारे पास अनइंश्योर्ड कास्ट फॉर द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योर्ड कास्ट और अनइंश्योर्ड कास्ट के बारे में हमने बताना है। इंश्योर्ड कास्ट वो होती है कि अगर कोई हादसा हो जाए, उसमें अगर हमें नुकसान हो जाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो हमें पे करती हैं, उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड कास्ट। जो इंश्योरेंस कंपनीज हमें पे नहीं करती उसे हम कहते हैं अनइंश्योर्ड कास्ट। सो सिनेरियो के मुताबिक इंश्योर्ड कास्ट क्या है, सबसे पहले आ जाएगी मेडिकल कास्ट। अगर कंट्रैक्टर ज़ख्मी हुआ है उसके ऊपर जो मेडिकल कास्ट आएगी, अगर वो हॉस्पिटल में गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो जो मेडिकल कास्ट है वो इंश्योरेंस कंपनीज देंगी। या अगर वर्कर कोई इंजर्ड हो जाता है उसको कंपनसेशन मुआवजा दिया जाता है, वो भी इंश्योरेंस कंपनीज देंगी। या कोई इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए जो पैसे होंगे वो इंश्योरेंस कंपनीज देंगी। तो ये होगी इंश्योर्ड कास्ट। अनइंश्योर्ड कास्ट, जिस तरह अगर हादसा होता है उसकी वजह से कंपनी का जो स्टाफ है उसका मोराल डाउन होगा, वो किस में आएगा, अनइंश्योर्ड कास्ट में आएगा। कंपनी ने जो ऑर्डर पूरे करने थे वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे, कंपनी के कस्टमर्स के साथ रिलेशन खराब होंगे, कंपनी की रेपुटेशन डाउन होगी, कंपनी की फेस वैल्यू डाउन होगी। ये सारी किस में आएंगी, अनइंश्योर्ड कास्ट में आएंगी। यहाँ कंपनी को नया बंदा हायर करना पड़ेगा।
जो बंदा इंजर्ड हो गया है उसकी जगह पे नया बंदा हायर करना पड़ेगा, तो उस पर आएगी रिक्रूटमेंट कास्ट। तो इस तरह की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, अनइंश्योर्ड कास्ट में, जो इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करेंगी, वो हमें खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज कवर करेंगी उसे हम क्या कहते हैं, इंश्योर्ड कास्ट। जो इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं, अनइंश्योर्ड कास्ट। फिर टास्क 6, इसके बारे में अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, मैंने सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको बताए हैं। ठीक है, ए पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली व्हाट आर द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। पॉजिटिव इंडिकेटर मैंने सारे साथ साथ आपको बताए हैं सिनेरियो में। जिस तरह की कंपनी ने हमें एज हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, एज हेल्थ एंड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया हुआ था, हम बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट जो था उसको देख रहे थे। कंपनी में 6 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, और कंपनी बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट्स करवा रही थी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी किस में आएंगी, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में। कंपनी में परमिट टू वर्क सिस्टम जो था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस तरह की चीज़ें किस में आएंगी, पॉजिटिव कल्चर में। ये मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हैं सिनेरियो में साथ साथ, वो आपने इसमें लिख देने हैं। और नीचे है नेगेटिव इंडिकेटर के, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं जो मैंने सिनेरियो में बताए हैं। जिस तरह सुपरवाइजर बार बार यही बोल रहा था कि कोई भी हादसा होता है वो ह्यूमन एरर की वजह से होता है। ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे नेगेटिव पॉइंट इसमें आपने लिख देने हैं। फिर टास्क 7 है हमारे पास, ISO 45001 2018 incorporates the plan do check act, indicate which one of these stage each of following arrangement belongs to। जो ISO 45001 है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसके 4 बेसिकली मॉड्यूल होते हैं। एक है प्लान, एक है डू, एक है चेक, एक है एक्ट। मीन्स कि सबसे पहले चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। कोई भी अगर हमने काम करना हो तो उसकी हमने प्लानिंग करनी है। फिर वो जो प्लान हम बनाते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट हम किस में करते हैं, डू में। मीन्स के उन प्लान्स पे हम काम करते हैं। फिर चेक करते हैं कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें हम क्या करते हैं, चेक। फिर चेक के बाद क्या है, एक्ट। मीन्स कि हमने चेक किया, उसमें कोई खराबियां हैं, उसमें कमजोरियां, कोई खामी है, हम चीज़ें ठीक नहीं कर रहे, तो उस पर हम क्या लेते हैं, एक्ट। हम एक्शन लेते हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले चीज़ों की प्लानिंग होती है, फिर वो प्लान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, डू मीन्स कि उन पे हम काम करते हैं। फिर उनको चेक किया जाता है कि ये प्लान हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर हम क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं प्लान को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी ये नीचे उसने मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हैं, हमने इंडिकेट करना है कि ये चीज़ें प्लानिंग फेज़ की हैं या डू फेज़ की हैं या चेक फेज़ की हैं या एक्ट फेज़ की हैं। अभी ये पहला पार्ट है रिसोर्सेज। कंपनी ने रिसोर्सेज जो है वो देने हैं BSA प्रोग्राम के लिए, तो ये किस में आएगा, ये डू में आएगा या प्लान में। ठीक है, तो ये आप प्लान में भी लिख सकते हैं, डू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लिख दें प्लान। प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब भी हमने सेफ्टी के रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है तो उसकी सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो फंड्स हैं, उनकी हम प्लानिंग करेंगे कि ये हेल्थ सेफ्टी का हमने प्रोग्राम जो है ये हमने करवाना है, तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो ये किस में आएगा, प्लान में आएगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो कंपनी के हेल्थ सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, ये भी प्लानिंग में आते हैं। हम प्लान करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स के हमारे। फिर परफॉर्मेंस एवेलुएशन, जो परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं, ये चेक में आएगा। चेक में हम एवेलुएट करते हैं। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ये डू में है। ठीक है, इंटरनली हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, लोगों के साथ ये वीकली फीडबैक मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये डू फेज की चीज़ है। फिर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, ये प्लान में आ जाएगा कि हमने हैजर्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। ये प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कंपनी में हैजर्ड्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ये डू फेज में आ जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चेक में आएगा। चेकिंग में हम करते हैं चेक के जो इंसिडेंट हुआ है ये किस वजह से हुआ है, तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन चेक में आएगी। फिर एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये प्लानिंग में भी आ सकता है, डू में भी आ सकता है। ठीक है, और फिर एक्टिव मॉनिटरिंग जो है ये आएगी चेक में। एक्टिव मॉनिटरिंग के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारे लिए प्लान प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते जाते हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये किस में आएगा, एक्ट में आएगा। क्योंकि हम एक्शन लेंगे तो हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करेंगे। एक्शन इसलिए लिए जाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आएगा एक्शन में। फिर टास्क नंबर 8 हमारे पास है कंट्रैक्टर मैनेजमेंट। बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन
कंट्रैक्टर मैनेजमेंट। हमने नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट थी उसने कंट्रैक्टर को किस तरह मैनेज किया, उसके रिलेटेड जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमने बताने हैं। जिस तरह की जो कंपनी की मैनेजमेंट थी उसने प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की, जो कंट्रैक्टर की मैनेजमेंट थी उसको कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की, उनको बताया ही नहीं है लोटो के बारे में, ठीक है, लॉक आउट टैग आउट की चीज़ों को किस तरह आइसोलेट करना है, लॉक आउट टैग आउट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में कोई उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की। और फिर उन्होंने फिजिकली वर्क एरिया को इंस्पेक्ट नहीं किया। जो ईश्वर था परमिट को इशू करने से पहले कोई जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं की, ठीक है। और उसने एक्टिविटी को लो रिस्क कंसीडर करके बोला कि आप काम पे जा सकते हैं, चीज़ें प्रॉपरली आइसोलेट हो गई हैं, लोटो अप्लाई हो गया। हालांकि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट फिर प्रैक्टिकली नहीं की गई थी। और फिर जो परमिट इशूअर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, जो परमिट को इशू कर रहा था, 75 परमिट वो एक दिन में इशू कर रहा था और हैंडल कर रहा था। ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो कंट्रैक्टर था उसकी हेल्प के लिए साइट पे कोई सुपरवाइज़र ही अवेलेबल नहीं था, कोई मशीन ऑपरेटर ही अवेलेबल नहीं था। जो कंट्रैक्टर था उसको कुछ चीज़ों का नहीं पता था जिसके बारे में उसने पूछना था, उसको गाइड करने के लिए कोई वहाँ पे बंदा अवेलेबल नहीं था, ठीक है, जो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सुपरविजन प्रोवाइड करता कि ये काम इस तरह आपने करना है। और फिर जो मैनेजमेंट है उसने कंट्रैक्टर्स के जो वर्कर हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी। और फिर जो मैनेजमेंट है उन्होंने इनकम्पिटेंट कंट्रैक्टर हायर किया है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग साइट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है। ये भी मैनेजमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट है कि उन्होंने वो कंट्रैक्टर हायर किया है जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं जो आपने इसमें मेंशन करने हैं। फिर ट्रेनिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वांट टू हेल्प इंश्योर दैट रिपीट ऑफ a contractor accident become less likely by helping to ensure that all worker and visitors to site receive appropriate training based on scenario only. What training should the organization arrange for different types of worker? सिनेरियो के मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने किस तरह की ट्रेनिंग अरेंज करनी है मुख्तलिफ वर्कर्स के लिए। सबसे पहले वो इंडक्शन ट्रेनिंग अरेंज करें, कंपनी में कोई भी न्यू बंदा आता है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। जिस तरह कंट्रैक्टर एक नया बंदा था जो कंपनी में आया था, उसको कंपनी के बारे में नहीं पता था कि कंपनी में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कंपनी के हैज़र्ड क्या है, रिस्क क्या है। तो कंपनी के कंट्रैक्टर को इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, हैज़र्ड और रिस्क के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, रिस्क असेसमेंट के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, परमिट टू वर्क सिस्टम जो है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो होता है उसके बारे में, ठीक है, या मेथड स्टेटमेंट जो होती है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक जो है उसके बारे में ट्रेनिंग। इस तरह मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपने मेंशन कर देनी है कि कंपनी का मालिक जो है वो ये इस तरह की ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ वर्कर्स को प्रोवाइड करे ताकि सिमिलर इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो ये था आपका 8 फेब वाला पेपर।